अगर आप स्कॉलस्टिक हैं या कॉलेजिएट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे बैंकिंग या सीजीएल के लिए एस्पिरेंट्स हैं, तो उसके प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के 11 प्रकार एक साथ पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोनाउन इस वर्ड्स को देखेंगे। प्रोनाउन इस वर्ड में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो वर्ड नजर आएंगे, पहला प्रो और दूसरा नाउन। इस प्रो का मीनिंग होता है इन फेवर ऑफ, इस प्रो का मीनिंग होता है फॉर। मतलब ये हुआ कि इन फेवर ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन। इसके डेफिनेशंस अगर हम देखते हैं तो ये ऐसी होती है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, pronoun takes the place of noun, pronoun is for noun। अगर आप pronoun की डेफिनेशन को समझते हैं तो आपको यही पता चलेगा कि pronoun noun की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। इस pronoun की डेफिनेशन के बाद में हम इसके प्रकार को जानेंगे। आज हम जो 11 प्रकार पढ़ने वाले हैं वे इस प्रकार है। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, fourth is descriptive pronoun, fifth is reciprocal pronoun, sixth is reflexive pronoun, seventh is emphatic pronoun, eighth is indefinite pronoun, ninth is relative pronoun, 10th is interrogative pronoun and last 11th is exclamatory pronoun। ये पूरे 11 प्रोनाउन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसके स्मार्ट सीक्रेट्स भी जानने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से अंत तक यह वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। चलते हम फर्स्ट टाइप की ओर। इसका पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के पर्सनल इस वर्ड में छुपा हुआ है पर्सन। पर्सन यानी होता है व्यक्ति, व्यक्ति यानी पुरुष, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमें 3 पर्सन की बात करनी पड़ती है। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो खुद बात करता है, मतलब स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा वह होता है जो सुनता है, मतलब हम जिसके साथ बात करते हैं यानी सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इज लिसनर। और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा। ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन दैट इज स्पीकर, सेकेंड पर्सन दैट इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर स्पीकर अकेला है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन बोलने वाले एक से ज़्यादा है तो उन्हें कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल। लिसनर अगर सिंगल है तो उसे कहेंगे सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और लिसनर अगर एक से ज़्यादा है तो उन्हें कहेंगे सेकेंड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आज हम जिन प्रोनाउंस की बात करने वाले हैं वे है आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। अब हम इनको कैटेगराइज करते हैं। हम सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई यानी मैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी मतलब हम, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू मतलब तुम, सेकेंड पर्सन प्लूरल भी यू मतलब तुम। यहाँ पर दोनों जगह पर यू ही आएगा, क्योंकि जब हम किसी अकेले की बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से जानेंगे, यू आर माई फ्रेंड। यहाँ फ्रेंड सिंगुलर नाउन है, इसलिए उस सेंटेंस का जो यू है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। जबकि सेंटेंस अगर ऐसा है कि यू आर माई फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में फ्रेंड्स यह नाउन प्लूरल है, इसलिए उस सेंटेंस का जो यू है वो प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की बात करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलाइन जेंडर ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर शी। प्रोनाउन की डेफिनेशन समझने के बाद प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है ये समझना बेहद जरूरी है। अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन या किसी प्रॉपर नाउन का रिपीटेशन बार बार करते हैं तो भाषा का सौंदर्य खराब हो जाता है। हम उसे
ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं, इसे बरकरार रखने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। इसी के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन लिव्स नियर माई होम, मोहन हेल्प्स इन माई स्टडीज़। मोहन का हमने बार बार यूज करने से कुछ ऐसे लग रहा है कि उसका रिपीटेशन ज़्यादा होने से भाषा का सौंदर्य कहीं नष्ट हो रहा है। इसलिए हम मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मस्कुलाइन जेंडर होने के कारण मोहन के जगह हम ही का यूज़ करेंगे। पहली बार हम मोहन इस वर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद हर जगह पर उसके लिए ही का यूज करेंगे। जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स नियर माई होम, ही हेल्प्स इन माई स्टडीज़। अब इस सेंटेंसेस में आपने देखा कि भाषा का सौंदर्य बरकरार है और इसी वजह से प्रोनाउन को यूज किया जाता है। लेकिन ईट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है क्या आप जानते हैं? हम ईट का यूज करते हैं सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरा एनिमल्स के लिए, तीसरा बेबी, स्मॉल बेबी, छोटा बच्चा, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। इसके अलावा टाइम के लिए, जैसे कोई डे, कोई मंथ या कोई ईयर, या मौसम जैसे कि रेनी या विंटर, इसके लिए भी इट का यूज किया जाता है। प्रोनाउन यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको तब पता चलेगा जब आप वॉइस और नरेशन पढ़ोगे। वॉइस और नरेशन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन जिसको मालूम रहते हैं वही इसे आसानी से बना पाते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नाउन एंड केस में जाना था कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनका केस होता है सब्जेक्टिव, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उनका केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। और जो प्रोनाउन पजेसिव होते हैं वो पजेसिव केस में होते हैं, उनको हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। आज इसका हम डिटेल जानेंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और पजेसिव होता है माइन। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस और पजेसिव होता है आर्स। यू का ऑब्जेक्टिव होता है यू और पजेसिव होता है योर्स। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम और पजेसिव होता है हीज। शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर और पजेसिव भी होता है हर। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और पजेसिव होता है देयर्स। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट और पजेसिव होता है इट्स। तो फिर सवाल यह आता है कि माय, आवर, योर, हीज, हर और देयर ये क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन न होते हुए पजेसिव एडजेक्टिव्स है। हाँ दोस्तों, मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव। इसके लिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन को ध्यान में लाएंगे। एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। यह प्रोनाउन अकेले यूज नहीं होते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर यूज होता है। जैसे माय फ्रेंड, आवर स्कूल, योर हाउस, देयर टीचर, ये किसी ना किसी नाउन के साथ आ रहे हैं और उस नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। इस तरह हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को जाना है। अब इसके यूज़ के बारे में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। हमने अभी तक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में जाना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि किसी सेंटेंस में अगर तीनों प्रोनाउन का एक साथ यूज़ करना है तो किस प्रोनाउन का पहले यूज़ होगा और किस प्रोनाउन का बाद में यूज़ होगा। जब हम बात किसी अफर्मेटिव सेंस की करते हैं या गुड मैनर की करते हैं और बोलने वाले 3 पर्सन हैं तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और एंडिंग में फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा। अगर 2 ही पर्सन हैं जिसमें सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले सेकेंड पर्सन और बाद में फर्स्ट पर्सन की बात होगी। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन बाद में फर्स्ट पर्सन। लेकिन किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन 2 प्रोनाउन की बात हो रही है तो पहले सेकेंड पर्सन की बात होगी, बाद में थर्ड पर्सन की बात होगी। इसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। इसमें पहले यू सेकेंड पर्सन का यूज हुआ, बाद में ही थर्ड पर्सन का यूज हुआ और आखिरी में आई यानी फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, ही
एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ही थर्ड पर्सन का पहले यूज हुआ, बाद में आई फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। इसमें यू पहले सेकेंड पर्सन का यूज हुआ, उसके बाद ही थर्ड पर्सन का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। इसमें पहले सेकेंड पर्सन यू का यूज हुआ, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई का यूज हुआ। ये था दोस्तों रूल, जिसका नाम था 2 + 3 + 1, मतलब सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करेंगे अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है तो उस सेंटेंस में जब हम तीनों प्रोनाउन यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। पहले फर्स्ट पर्सन वी की बात हुई, बाद में सेकेंड पर्सन यू की बात हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी यू एंड दे कैन परचेस दैट कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले बात हुई वी फर्स्ट पर्सन की, फिर बात हुई यू सेकेंड पर्सन की, और अंत में बात हुई दे थर्ड पर्सन की। इस तरह हमने इस रूल को समझने की कोशिश की। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में हमने खास फर्क यह देखा कि पजेसिव एडजेक्टिव्स किसी ना किसी नाउन को लेकर आते हैं, जबकि पजेसिव प्रोनाउन ये बिना नाउन के यूज होते हैं। इसे हम सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज माई पेन, इस सेंटेंस में माई पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई के बाद पेन यह नाउन आया हुआ है। लेकिन दिस पेन इज माइन, वर्ब के बाद में ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये बिना किसी नाउन के आया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्लेस होता है। दिस इज योर हॉर्स, इस सेंटेंस में योर के बाद हॉर्स नाउन आया हुआ है, और नाउन के पहले जो आता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वह प्रोनाउन जो नाउन के पहले आता है उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, दिस हॉर्स इज योर्स। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद इज के बाद में योर्स का यूज हुआ है, ये पजेसिव प्रोनाउन का। दिस इज आर स्कूल, इस सेंटेंस में आर इस प्रोनाउन के बाद स्कूल इस नाउन का यूज हुआ है, इसलिए नाउन के पहले आने वाले प्रोनाउन को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जबकि हम इसी सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, दिस स्कूल इज आर्स। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद में आर्स का यूज हुआ है, जो कि पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज हर बुक। इस सेंटेंस में हर इस प्रोनाउन के बाद बुक यह नाउन आया है, सो नाउन के पहले आने वाला यह प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहते हैं, दिस बुक इज हर्स। इस सेंटेंस में इज इस वर्ब के बाद में हर्स यह प्रोनाउन यूज हुआ है, यह बिना नाउन के है, इसलिए इसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ही इज देयर टीचर। इस सेंटेंस में देयर इस प्रोनाउन के बाद में टीचर यह नाउन आया है, इसलिए नाउन के पहले आने वाले हम देयर इस प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। इसे संकेत वाचक सर्वनाम या दर्शक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि यह डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, मतलब निर्देश करेगा, इन्हें बताएगा। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब अगर कोई सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग हमारे पास है, मतलब हमारे समीप है, नियर, तब हम बात करेंगे दिस की। और वही कोई एक सिंगुलर वस्तु या सिंगुलर व्यक्ति हमसे दूर है, 10 फीट की दूरी पर या 10 मीटर की दूरी पर, तो हम कहेंगे दैट। लेकिन एक से ज़्यादा, मतलब प्लूरल थिंग्स और प्लूरल पर्सन्स मेरे पास है, समीप है, तो हम कहेंगे दीज। और वही प्लूरल थिंग्स या प्लूरल पर्सन्स दूर है, तो हम कहेंगे दोज। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज माई फ्रेंड, सिंगुलर मेरे पास है तो। दैट इज माई फ्रेंड, सिंगुलर अगर दूर है तो। दीज आर माई फ्रेंड्स, प्लूरल पर्सन्स अगर मेरे पास है तो। दोज आर माई फ्रेंड्स, प्लूरल पर्सन्स अगर दूर है तो। अब हम थिंग की बात करेंगे। दिस इज माई बुक, अगर बुक मेरे पास है, मेरे समीप है तो। दैट इज माई बुक, अगर वो बुक मेरे से दूर है तो।
एक से ज़्यादा बुक्स है, प्लूरल है, तो दीज आर माई बुक्स। और वही बुक्स दूर रखी हुई है या मेरे से दूर है तो मैं कहूँगा दोज आर माई बुक्स। इस तरीके से हमने दिस, दैट, दीज और दोज, इनमें क्या डिफरेंस है इसको समझा है। ये चारों प्रोनाउन किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में निर्देश देते हैं, इसलिए इन प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को विभाजक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन। ईच का यूज़ हम करते हैं दो या दो से ज़्यादा में से हर एक के लिए, जबकि एवरीवन का यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा में से हर एक के लिए। ईदर का यूज़ करते हैं दो में से हर एक के लिए, जबकि नीदर का यूज़ करते हैं दोनों में से किसी भी नहीं के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, जैसे ईच डे इज़ डिफरेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट। ईदर बॉय कैन स्पीक इंग्लिश, नीदर बॉय कैन मेक मिस्टेक। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का हिंदी मीनिंग होता है पारस्परिक संबंध दर्शक सर्वनाम। इसका पहला एग्जाम्पल है ईच अदर, दूसरा एग्जाम्पल है वन अनदर। दो पर्सन्स में परस्पर संबंध बताने के लिए हमें ईच अदर का यूज करना पड़ता है, जबकि दो से ज़्यादा पर्सन्स में संबंध बताने के लिए हमें वन अनदर का यूज करना पड़ता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। टू फ्रेंड्स वेर क्वारलिंग विथ ईच अदर, मतलब दो दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। यहाँ दो ही पर्सन्स रहने के कारण ईच अदर का यूज किया है, जबकि वन अनदर का यूज हम सेकेंड सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया हेल्प वन अनदर एट द टाइम ऑफ नीड। ज़रूरत के समय भारत के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। इस सेंटेंस में हमने देखा है कि दो से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पर जिस प्रोनाउन का यूज़ किया वह था वन अनदर, जबकि दो पर्सन्स के बीच में हम यूज़ करते हैं ईच अदर। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जिसे हम आत्मवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन होता है वो खुद के लिए बात करता है। आई, यह प्रोनाउन सिंगुलर है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। वी, यह प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आर सेल्व्स। आपको ये रूल मालूम है कि किसी नाउन के एंडिंग में एफ या एफ ई रहता है तो उसका प्लूरल करने के लिए एफ या एफ ई निकालकर उसके जगह वी ई एस लगाना पड़ता है। यही रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे और हम सेल्फ और सेल्स का यूज़ करेंगे। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, जबकि वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आर सेल्स। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो तरीके से होंगे, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। जब यू सिंगुलर रहेगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, जब वो यू प्लूरल के लिए रहेगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्स। ही सिंगुलर होने के कारण उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिम सेल्फ। शी, यह भी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इट सेल्फ, जबकि दे, यह प्रोनाउन प्लूरल होने के कारण इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ एम्फेटिक प्रोनाउन भी हम पढ़ेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन को दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं वे ही सेम एग्जाम्पल एम्फेटिक प्रोनाउन के हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्स या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्स, यही प्रोनाउंस एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। फर्क बस सेंटेंस में यूज करने का है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद इनका यूज होता है और ये उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं तब उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद इनका यूज हुआ है
तब हम उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ, इस सेंटेंस में वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है क्योंकि इस प्रोनाउन ने उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया है। जबकि ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, इस सेंटेंस में वर्ब के बाद टाइगर ये एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है और उसके बाद ही इस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, इसलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्व्स, you hurt yourselves or you hurt yourself, he hurt himself, she hurt herself, they hurt themselves। इन सभी एग्जाम्पल्स में वर्ब के बाद यह प्रोनाउन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन हम सेंटेंस ऐसे लेते हैं, आई कंप्लीट द वर्क माई सेल्फ, वी complete the work ourselves, you complete the work yourself, या you complete the work yourselves, he completes the work himself, she completes the work herself, they complete the work themselves। इन सेंटेंस में वर्क के बाद यह प्रोनाउन आया हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट के बाद आया है, इसलिए इन सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज किए गए हैं उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। आई कंप्लीट द वर्क माई सेल्फ, इसका मीनिंग होगा मैं स्वयं यह काम पूरा करता हूँ, मैं खुद इस काम को पूरा करता हूँ। ये खुद या स्वयं को यहाँ पर एम्फेटिक कर रहा है, मतलब जोर दे रहा है, मतलब दबाव दे रहा है। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। इनडेफिनेट प्रोनाउंस को हिंदी में अनिश्चिततावाचक सर्वनाम कहा जाता है क्योंकि ये डेफिनेट नहीं होते हैं। किसी पर्सन या थिंग के लिए जनरल वे में हम इनका यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, बोथ, अनदर, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, आई डिडंट सी एनीबडी ऑन द प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये वे प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन बनाने के लिए इन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। जैसे हु, विच, दैट, हुज, हुम आदि प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। इन्हें समझने का स्मार्ट सीक्रेट यह है दोस्तों, अगर आप इन प्रोनाउंस को देखते हैं तो हु, विच, हुज, हुम ये सब WH वर्ड है। ये WH वर्ड से जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन यही वर्ड्स दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन शो करने के लिए यूज किए जाते तब उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन उस समय इनका मूल अर्थ नष्ट होकर एक नया अर्थ मिल जाता है। इसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, यही वो लड़का है जो मेरा मित्र है। अगर हम हु इस वर्ड का मूल अर्थ ले लेते हैं तो मीनिंग कुछ ऐसी होगी, यही वो लड़का है कौन मेरा मित्र है, जो कि हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस में हमें उसका मीनिंग लेना है जो। दिस इज द बुक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यही वो बुक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दैट का मीनिंग हुआ जो। दैट इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, वही वो पेन है जिसे मैंने कल खरीदा। यहाँ विच का मीनिंग जिसे या जिसको ऐसा हो रहा है, इसलिए ये प्रोनाउंस यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहे हैं। दिस इज द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे, इस सेंटेंस में हुम रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जबकि दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, इसमें हुज रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है।
इस तरीके से पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन बनाने के लिए इन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हु, हुम, हुज, विच या व्हाट, इन वर्ड से हम सवाल पूछा करते हैं और सवाल को हम कहते हैं प्रश्न, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएंगे प्रश्नवाचक प्रोनाउन। इन्हें हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, इसमें हुज यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम डू यू वांट टू सी, इस सेंटेंस में हुम यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों, जो प्रोनाउन सवाल पूछेगा मतलब क्वेश्चन क्रिएट करेगा, उन प्रोनाउंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हो सकते हैं। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, whom has he invited, whose is that car, which is your book, what have you bought today। इन सेंटेंस में वे वर्ड्स जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की। व्हाट इस वर्ड से जब आश्चर्य का भाव मतलब सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन शो होगा, तब उस व्हाट को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्रेव बॉय यू आर, इस सेंटेंस में व्हाट इस वर्ड से हमको सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन शो हो रहा है, आश्चर्य का भाव शो हो रहा है, इसलिए इस प्रोनाउन को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। इन टुडेज वीडियो वी हैव स्टडीड ऑल 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन and all the pronouns are very much important in study of English grammar। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।